हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीएस कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकालीन प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे तथा इस वीडियो के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है आपातकालीन प्रावधान से, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, आपातकालीन प्रावधान अर्थात इनको सामान्य परिस्थितियों में देश में लागू नहीं किया जाता। हमारे विधि निर्माताओं ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तथा आपातकालीन स्थिति में देश की एकता, अखंडता तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा की दृष्टि से संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों को सम्मिलित किया है। दोस्तों, याद रखिएगा, यह प्रश्न पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई। दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा, राष्ट्रपति शासन और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 352 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर देश में लागू किया जाता है या राष्ट्रीय आपातकाल को किस तरह से देश में घोषित किया जाता है या घोषित किए जाने का आधार क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह व युद्ध, इन आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला है बाह्य आक्रमण अर्थात बाहरी आक्रमण। जब भारत पर किसी दूसरे देश ने या बाहरी देश ने हमला कर दिया हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा है सशस्त्र विद्रोह अर्थात भारत में ही जनता के किसी समूह ने या जनता के किसी भाग ने हथियारों के साथ विद्रोह कर दिया हो, तब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तीसरा आधार है युद्ध अर्थात अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में शामिल होता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 352 में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर उपरोक्त जो स्थितियां हैं, यानी कि जो आधार बताए गए हैं, अगर ऐसे आधार नहीं है, यानी कि अगर ऐसी स्थितियां नहीं है और इन स्थितियों की होने की अगर संभावना है, तब राष्ट्रपति के द्वारा तब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर अगर हमला करने वाला हो या पहले से हमें ज्ञात हो कि जनता का कोई सा भाग किसी क्षेत्र में हथियारों के साथ विद्रोह कर रहा हो या करने वाला हो, तो इन स्थितियों में भी संभावना के नाम पर भी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि संभावना होने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला वर्ष 1962 में, दूसरा वर्ष 1971 में और तीसरा वर्ष 1975 में। दोस्तों, पेपर की दृष्टि से यह याद रखिएगा कि आपातकाल के समय देश के, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तब देश में प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रश्न आप पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इस दृष्टि से आप ये याद रखिएगा। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 में लागू किया गया था और उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण
किया था, जिस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तथा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1971 में लागू किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तथा राष्ट्रपति वी गिरि थे। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में लागू किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा होगा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का जो आधार है वह है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध। तो वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसका कारण दिया गया आंतरिक उपद्रव यानी कि आंतरिक असंतोष। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द की चर्चा नहीं की गई थी। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक उपद्रव या आंतरिक असंतोष इस शब्द को स्थान दिया गया था। इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया तथा आंतरिक उपद्रव की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। इसका कारण यह था दोस्तों कि वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो लोगों का मानना था कि यहाँ पर सरकार ने अपनी पावर का मिसयूज किया तथा वहां पर कोई कारण नहीं था कि सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे। इसलिए बाद में इसको संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव शब्द या आंतरिक असंतोष शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल में कौन कौन से विशेष प्रावधान जोड़े गए या संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या बदलाव किए गए। तो पहला हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी भूभाग में या संपूर्ण भारत में यानी कि संपूर्ण भारत को छोड़कर भारत के किसी भी विशेष भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किसी भी भूभाग में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करने का अधिकार कब प्रदान किया गया या किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो यह अधिकार राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रदान किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित वह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक उपद्रव या आंतरिक असंतोष जो ये शब्द था इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। और यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक उपद्रव शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद क्या संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता किस तरह से होती है या राष्ट्रीय आपातकाल को कब तक लागू किया जा सकता है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति करते हैं तो केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही करते हैं। अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और यह प्रावधान संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में यह प्रावधान किया गया था। दोस्तों, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस घोषणा को संसद में 1 माह के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित जो प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है।
यानी कि 1 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित होना आवश्यक है। और दोनों सदनों में, यानी कि दोनों सदन का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत यानी कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस बहुमत यानी कि विशेष बहुमत के बाद, विशेष बहुमत के द्वारा जब यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह की अवधि तक जारी रह सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक एक लाइन यहाँ पर पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति करते हैं, कैसे करते हैं? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद। यानी कि जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करता है, लिखित रूप से देता है, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और वो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित जो प्रस्ताव है उसको 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा पास होना आवश्यक है। जब यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में 30 दिनों के भीतर पास हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह की अवधि तक लागू रह सकता है। अब दोस्तों, अगर 6 माह की अवधि के बाद भी राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाना हो तो फिर से संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पेपर में यह प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम कितने वर्षों तक लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। यानी कि कोई समय सीमा नहीं है कि कितने वर्षों तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, नहीं, अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 6 माह में संसद की दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव को पास होना आवश्यक है और यह प्रस्ताव विशेष बहुमत के द्वारा पास होना आवश्यक है। अब दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, यह समाप्त कैसे होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने का प्रावधान अनुच्छेद 352 में ही किया गया है और यह समाप्त होता है जिसके आधार है स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा एक घोषणा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त भी किया जा सकता है। दूसरा आधार है कि अगर लोकसभा चाहे, यानी कि लोकसभा अगर चाहे तो एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस प्रस्ताव में कम से कम 1/10 सदस्यों का बहुमत हो, या उसको हम बोल सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा एक बिल पास करे, तो उस आधार पे लोकसभा भी चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकती है। और तीसरा जो होता है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो अगर यह राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित जो प्रस्ताव है, अगर यह संसद में पास ही नहीं होता 30 दिन के भीतर, तो यह अपने आप स्वयं समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में यह बिल पास ना हो तो यह राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित प्रस्ताव जो होता है, अगर 30 दिन के भीतर संसद के किसी भी सदन में अगर पास ना हो पाए विशेष बहुमत के द्वारा, तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये आधार होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के। पहला, राष्ट्रपति स्वयं समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, लोकसभा समाप्त कर सकती है, यानी कि ये लोकसभा इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है या साधारण बहुमत से उसको पास होने की आवश्यकता होती है। 1/10 सदस्य अगर उसमें बहुमत दे दें या 1/10 सदस्यों का मत हो उसमें, तो उस आधार पर लोकसभा भी चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकती है। और तीसरा आधार आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अगर संसद के किसी भी सदन में अगर इसको बहुमत ही ना मिल पाए, अगर ये संसद के किसी भी सदन में पास ही ना हो पाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है देश में, तब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों, पेपर की दृष्टि से जो हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रभाव पड़ता है मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से छीन लिया जाता है। सिर्फ
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर प्रश्न पूछे पेपर में कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका हनन नहीं होता। बाकी पूरे मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के, उनको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है केंद्र और राज्य के संबंधों पर। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य को कोई भी निर्देश दे सकती है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है। याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है या संसद में निहित होती है। ठीक है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 से संबंधित जो मौलिक अधिकार है उनको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नागरिकों से छीन लिए जाते हैं। अब लोकसभा और राज्य विधानसभा, इनके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पे हो, यानी कि 5 वर्षों में अगर लोकसभा का कार्यकाल अगर पूरा होने पर हो और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो संसद को अधिकार होता है कि वह विधि बनाकर, संसद को अधिकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो अधिकार है वो संसद को है। संसद विधि बनाकर यानी संसद कानून बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक समय में यानी कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और उसी तरह अगर किसी राज्य की विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा होने पर हो तो चुनाव नहीं होगा, उस समय संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 संबंधित मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास हो जाती है, यानी कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। और संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये रहा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो अभी हमने पहले ही चर्चा कर ली इस पर कि संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, आपको पता होगा। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसे राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अभी ही इसमें हमने चर्चा की है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, याद रखिएगा इसको। तीसरा है वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल की जांच संबंध में किस समिति या किस आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि जब तीसरी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, मैंने बताया था उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो लोगों का मानना था कि सरकार ने अपनी पावर का मिसयूज किया, यानी कि जो तीसरा आपातकाल लगाया वो सरकार ने जबरदस्ती लगाया। वहां पे कोई आधार नहीं था कि सरकार तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू करे। तो इसकी जांच हुई थी और इसके लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। आपको ये बी नंबर के इसमें आंसर होगा। तो वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल की जांच के संबंध में शाह आयोग का गठन किया गया था, यानी कि जब उसकी जांच की गई थी कि क्या आधार सही थे क्या नहीं थे जांच संबंध में, तो शाह आयोग का गठन किया गया था। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चौथा राष्ट्रीय आपातकालीन प्रस्ताव। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रस्ताव संसद में कितने समय में अनुमोदित होना आवश्यक है।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे हमने चर्चा की है। 6 माह, 3 माह, 2 माह या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर पता होगा। मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकालीन प्रस्ताव यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो 1 माह के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों में यह बिल पास होना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप इनको नोट कर लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपातकाल की। थैंक यू।